चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछला चैप्टर जहाँ पे स्कंदगुप्त या गुप्त काल हमने समाप्त किया था, उसके बाद हमने जब जो बाद उत्तरोत्तर की जो बात होती है उसमें भी हमने कुछ शक और पार्थियाई कुषाणों की बात हमने कर ली थी। कुषाण वंश में कुछ चीज़ें जो मुझे लगा वो छूट गई हैं, हम उससे बात कर लेते हैं। खासकर कनिष्क का, जो कि पुरुषपुर या पेशावर में शासन कर रहा था। और इसके जो है शासन काल में, जैसे हमने बात की थी कि बौद्ध संगीति हुई और गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला शैली का जन्म हुआ। फिर उसके बाद में कनिष्क के उत्तराधिकारी वाशिष्क और विष्क, जो कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुए। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं तो शुंग वंश, जो कि जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए, जो कि यहीं हुविष्क को मारकर शासक बने थे। पुष्यमित्र शुंग, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग के बारे में जो अधिक जानकारी है वह जिस अभिलेख से मिलती है उस अभिलेख का नाम है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या अभिलेख मिलती है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यानी शुंग जो हैं, और खासकर कौन से, पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, ऐसा वहाँ दिखता है। और यह कराने वाला जो ब्राह्मण थे वो पतंजलि थे। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो इस काल में एक और वंश भरहुत का स्तूप है और सांची का स्तूप है, जो अपने वास्तविक स्वरूप में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो एक कम महत्व का वंश है वो कर्ण वंश है। ठीक है, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, ठीक है, कौन, देवभूति की हत्या की। और ये कौन थे, ये उनके सचिव थे। कब, लगभग 75 ईसा पूर्व में इस वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तो कर्ण वंश एक ब्राह्मण वंश था और 4 शासक, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुमर्मन। ठीक है, और सुमर्मन की हत्या उन्हीं की एक पदाधिकारी ने कर दी, सेनापति ने कर दी, जिसका नाम था शिमुख। और शिमुख की हत्या करके जो सातवाहन, आंध्र सातवाहन की नींव पड़ती है। तो हमने सातवाहन के बारे में आपको बात कर ली थी, और जैसे हमने खास करके गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमने बात की थी। और छोटे छोटे अन्य राजों से, जैसे अभीर, इक्ष्वाकु, चुटसाकर्णी वंश। ठीक है, उसके अलावा एक जो कभी पूछा नहीं गया है लेकिन हाँ हो सकता है कि आगे आए, वो कलिंग का चेदी वंश है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक हैं महामेधवाहन। ठीक है, महामेधवाहन। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा खारवेल थे, जिनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। और यही इंपॉर्टेंट है, कौन, खारवेल। कलिंग का चेदी वंश, जिनके बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जिसमें कुछ जानकारियां ये मिलती हैं कि जो महापद्मनंद द्वारा, जो नंद वंश के थे, जो नहर खुदाई गई थी, उसका इन्होंने क्या किया था, जीर्णोद्धार कराया था। और इसके अलावा चेदी वंश के जो खारवेल हैं, इन्होंने जैनों को ग्राम दान दिए थे। ठीक है,
उसका भी है। इसके अलावा इसी अभिलेख में चोल, चेर और पांड्य का उनके द्वारा पराजय किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, इनके द्वारा चोर, चेर और पांड्य को किसने पराजित किया? खारवेल ने। और एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है वह यह है कि जो पांड्य शासक थे वो गधे से हल चलाया करते थे। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद एक वाकटक वंश आता है, ये भी ब्राह्मण वंश था जो लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, जिसके स्थापना विंध्य शक्ति जो लगभग 255 से 275 ईस्वी में, और जिनकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर थी। ठीक है, और जिनके पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, जिन्होंने लगभग 275 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने अपने शासन काल में कुल 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था जो मुझे लगा कि ये छूट गया है और मैंने उसको कराया है। आप आगे हम लोग चलते हैं और हर्ष और उसका काल देखते हैं। ठीक है, हर्ष और उसका काल देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है तो जो गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त राज्य है, गुप्त राज्य को सामंतों ने बांट लिया। किसने बांटा? अब सामंत कौन थे ये बात मैंने आपको बता दी थी, सामंतों ने बांट लिया। ठीक है, उसमें हरियाणा के क्षेत्र में एक वो क्षेत्र है थानेश्वर। कौन सा? थानेश्वर। और इसी थानेश्वर के क्षेत्र में धीरे धीरे हर्ष ने अपनी प्रभुता स्थापित की और हर्षवर्धन ने लगभग 606 से 647 कब हर्षवर्धन ने कब से कब तक 606 से लेकर 647 तक यहाँ प्रशासन किया। ठीक है, हर्ष के काल की जानकारी उनके दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट हैं। दरबारी कवि बाणभट्ट के बाणभट्टी से मिलते हैं। ठीक है, कौन? बाणभट्ट हैं। इनकी रचना बाणभट्टी। और इसके अलावा एक और है इन्हीं की रचना, वो है हर्षचरित। तो बाणभट्टी और हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट ने लिखा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हर्ष की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कन्नौज। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और प्रशासन में अगर देखा जाए इनके, चूंकि इनके शासन काल में अब थोड़ा सा हम लोग अगर नॉर्मल क्लास में होते तो हम बताते कि इनके जीजा जी कौन थे, उनका हत्या किया गया, तो फिर उन अपने जीजा की हत्या का बदला लिया, ये वो तो ठीक है। यहाँ पे हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे प्रशासन पे आएंगे जहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है। तो प्रशासन में जैसा कि हमने पहले भी बताया था वो भूमिदान जारी था। ठीक है, एक चीनी यात्री था हुआंग सांग, चीनी यात्री जिसको आप वेन सॉन्ग भी कहते हैं, हुआन सांग। ठीक है, इनके समय में आया और हर्ष की राजकीय आय को उसने 4 भागों में बांटा। ठीक है, मतलब जितना पैसा आता था उसे 4 भागों में बांटा, यानी जो राजकीय आय आई, राजकीय आय
उसको 4 भागों में खर्च करने की बात की। पहला कौन सा? पहला था राजा के खर्चा के लिए। किसके लिए? राजा के खर्चा के लिए। दूसरा देखें तो विद्वानों के लिए, यानी विद्वानों के को खर्चा करने के लिए। तीसरा पदाधिकारियों तथा बंदोबस्त में लगे हुए पदाधिकारियों और अमलो बंदोबस्त में लगे हुए लोगों के लिए। और चौथा धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है। और अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, ठीक है, और वो वेतन अब धीरे धीरे मुद्रा के रूप में कम और भूमि के रूप में, जागीर के रूप में देने की प्रथा शुरू की। यानी जो अधिकारियों को वेतन किसमें दिया गया? जागीरों के रूप में। ये पहली बार था। जागीर क्या था? यानी जो उसका मालिक तो है वो तो राजा ही रहेगा, राजा के अलावा कोई और मालिक नहीं है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि राजा उस पर टैक्स वसूल नहीं, जिसको दे दिया वो वहां पे टैक्स वसूलेगा। टैक्स वसूल के साथ में अपनी छोटी सेना रखेगा, उसका भरण पोषण करेगा, उसका देखेगा और साथ में अपना खर्च चलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हर्ष खुद एक बेहतर लेखक था। हर्ष एक खुद बेहतर लेखक था जिसने 3 पुस्तकें लिखी। नाम था प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा अब देखेंगे तो नागानंद। ये 3 जो है रचनाएं हर्ष की हैं, ठीक है। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, ठीक है। और एक और लेखक है, एक और मतलब बाणभट्ट की एक और लेखनी है जिसका नाम ये है कादंबरी, जिसमें हर्ष कालीन समाज व सामाजिक धार्मिक दशा के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक किताब है आर्य मंजूश्री मूलकत्व। क्या है? आर्य मंजूश्री मूलकत्व। अगेन ये पुस्तक किसने लिखी ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये महायान के संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म के महायान ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो हमारे यहाँ पे लेखन हो रहा था। उसी के साथ साथ हमने बताया था हुआंगसांग भी इसी के शासन में आए थे, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। हुआंगसांग ने एक पुस्तक लिखी, आपकी भाषा में भी लिख दे, वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी, नाम था CU की, ठीक है। भारत को इसने इनटू नाम दिया। भारत को इसने इनटू, अंग्रेजी वाला नहीं, इनटू नाम दिया, ठीक है। और उसने हर्ष और उसके बारे में, उसके शासन के बारे में बताया। और जो सबसे बड़ी बात इसने बताई कि हर्ष एक वैश्य था, ठीक है। और हर्ष को इसने शिलादित्य, हर्ष को क्या
शिलादित्य के नाम से संबोधन किया। और इन्होंने कहा हर्ष के समय सामंतों की बहुत सारी श्रेणियां थी, ठीक है। और इसने इसके साथ ही सिंधु यानी वो पाकिस्तान के कुछ एरिया को और मतिपुर के राजाओं को शूद्र कहा, ठीक है। शूद्र यानी कौन? शूद्र यानी कृषक। शूद्रों को इसने कृषकों को इसने क्या कहा? शूद्र कहा, ठीक है। अब ये वेनसांग कौन थे? तो ये एक चीनी यात्री थे। क्यों आए थे? तो नालंदा में ज्ञान अर्जित करने, बौद्ध धर्म के और तमाम जो है यहाँ के बौद्ध साहित्य का संकलन करने। तो नालंदा में उसके समय पे जो प्राचार्य थे वो भद्रशील थे। कौन थे? भद्रशील थे। इसके अलावा इसने रहट के प्रयोग का विवरण दिया है और बताया है कि रहट के प्रयोग से जो कृषक हैं, जो शूद्र हैं, वो खेती करते हैं। इसके अलावा जो युद्ध करने वाले हैं, जो घोड़ों पर सवार होते हैं, उन घोड़ों का व्यापार अरब, ईरान और कम्बोज से होता है, ठीक है। ये जब भारत में था, इसके समय प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद और कन्नौज में एक धर्म सभा का भी वर्णन ये करता है, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ एक स्थितियां जो इसने क्या क्या किया है। कुछ चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। तो गुप्तोत्तर कालीन जो व्यवस्था है, जिसमें हर्ष का भी काल जो एक प्रमुख है, तो उस समय पे अगर आर्थिक दशा देखें तो जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित थी। और उत्पादन के आधार पर कृषि आधारित, ठीक है। उत्पादन के आधार पर क्या हो रहा था? तो उत्पादन के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण हो रहा था, ठीक है। बोई गई भूमि को वाहित वर्गीकरण, जो बोई गई जमीन थी उसको कहते थे वाहित। क्या कहते थे? वाहित, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कृषि जो दूसरी है, खेती न करने योग्य भूमि, ठीक है। सॉरी, खेती न की गई भूमि, खेती न की गई भूमि, वो क्या कहलाती थी? वो आकृष्ट कहलाती थी। क्या? आकृष्ट। ये वाहित प्रश्न आ चुका है, ठीक है। बीज उगाने वाले लिखते बीज न उगाने वाली भूमि को हम ऊषर कहते थे। कहा? आज भी कहते हैं ऊषर, ठीक है। और सिंचाई के लिए जो साधन थे वो तालाब, बांध और नहरों की खुदाई धीरे धीरे हो रही थी। और अपने काल में हर्ष ने भी नहरों की खुदाई करवाई थी। व्यापार अगर देखें तो गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। जैसे बंगाल मलमल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। बंगाल मलमल के लिए, सुपारी के लिए तथा सन के लिए। आज भी यहाँ पे सुपारी और सन बहुत होता है। जो मलावा का क्षेत्र है वो गन्ना और नील के लिए। द्वारका शंख और सीपी, जो कि कहाँ पे है? एकदम सी शोर पे है, समुद्र के किनारे है। द्वारका शंख और सीपी। जो सूरत है वो सूती कपड़े, नील तथा चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। और जो साउथ इंडिया का जो चोल, चेर और पांड्य वाला क्षेत्र था वो मोती व मूल्यवान पत्थर, चंदन व मसाले, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध था, ठीक।
इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रमुख बंदरगाह शहर थे वो पूर्व में पुरी था, और उसके बाद में सप्तग्राम कलिंग में था, पश्चिम में देवल था, आपको पता ही है। उसके बाद में खंभात की खाड़ी, भड़ौच और सोमनाथ, ये प्रमुख जो है बंदरगाह थे। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो आयात करते थे मोस्टली वो सोना, तांबा, टिन, ठीक है, और घोड़ा। सोना, तांबा, टिन और घोड़ा। इनके प्रमुख निर्यातों में मसाले, कपड़े इत्यादि हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा श्रेणी होती थी, नाम क्या था? श्रेणी। ये श्रेणी क्या थी? व्यापारियों का एक समूह था, ठीक है, जो शिल्प और उद्योग संगठित जो थे उनका जो समूह था, व्यापारियों का समूह था, वो क्या कहलाता था? श्रेणी। तो ये श्रेणी पूछा गया है। श्रेणी गुप्तोत्तर काल में श्रेणी किससे संबंधित था? तो ये व्यापारियों के एक संगठन के लिए सिद्ध था। इसके अलावा जो सिक्के थे वो 7.78 ग्राम से लेकर 9.33 ग्राम तक के सिक्के प्राप्त हुए। और साधारण लेन देन में कौड़ियां, साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो एक और था, भूमि के प्रकार में ही एक वास्तु भूमि थी जो मकान योग्य थी, और मतलब जिसमें मकान बने होते थे उसे वास्तु भूमि कहा जाता था। उसके अलावा एक भूमि थी गोचर जो चारागाह थी, एक भूमि थी अर्धखिल। क्या? अर्धखिल। अर्धखिल का जो मतलब होता था जिसमें 3 वर्षों तक खेती न करने किया जाए, 3 वर्ष तक खेती न हो, वो क्या था? अर्धखिल। और उसके अलावा एक था खिल, जिसको कहते थे परती, यानी जिस पर खेती नहीं हो रही है। गोचर चारागाह बता ही दिया आपको। इसके अलावा एक और श्रेणी जैसी एक संगठन था जिसका नाम था स्कंधवार। ये स्कंधवार क्या था? फौजियों का समूह था, फौजियों का समूह, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इधर ही चले तो एक था अप्रहत, यानी ऐसी भूमि जिसकी जुताई न हुई हो, ऐसी भूमि जिसकी जुताई न हुई हो, ठीक है। अगला जो प्रकार है भूमि का ही, वो दैव मात्रक है। क्या है? दैव मात्रक, यानी वर्षा सिंचित भूमि। क्या है? वर्षा सिंचित भूमि। उसके अलावा एक और था अदैव मात्रक, जो कि अन्य साधनों से
सिंचित भूमि थी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो टर्म है जो यहाँ से पूछा गया है, जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने उन सबको एक साथ पिरोने का कोशिश किया है। और बकिया आपने क्लास में किया होगा, या फिर जिन्होंने नहीं किया है वो जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आइए आगे चलते हैं और हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नया टॉपिक है वो दक्षिण भारत की स्थिति, यानी दक्षिण भारत में कैसे इतिहास आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक दिन क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, तो हमने ये आपको बताया था कि वास्तव में भारत में जितना हम उत्तर भारत के इतिहास को मन से पढ़ते हैं, उतना दक्षिण भारत के इतिहास को उतना ही उपेक्षा का शिकार बनाया गया है। और वास्तव में इसी उपेक्षा के शिकार के चलते आप देखेंगे कि तमाम भारत में समस्याएं, और क्योंकि भारतीय लोग साउथ के लोग कहते हैं नहीं कि आखिर में आप जो इतिहास पढ़ा रहे हो उसमें हमारा क्या है। तो इसको देखते हुए यूपीएससी ने भी ठीक ठाक यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ तक देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो पहली बार हम महापाषाण कालीन संस्कृति देखते हैं वो लगभग 1000 बीसी में देखते हैं, जिनका पता इस तरह से चलता है कि वहाँ पे कब्रें नहीं हैं, वहाँ पे बड़े मृतक जो मृतक होते थे वे बड़े बड़े घड़ों में करके, यानी लाल कलश में करके और मिट्टी की पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इसके कारण इसका नाम महापाषाण काल पड़ गया। ठीक है, आप देखेंगे तो अब महापाषाण काल के बाद में हम एक लंबा चौड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लिखित इतिहास नहीं मिला है तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ का जो इतिहास हमें समझने देखने को मिलता है वह इतिहास संगम साहित्य से मिलता है। संगम का अर्थ होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तमिलम प्रदेश के, ये कृष्णा और तुंगभद्रा अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से जो शुरू होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा का माना जाता है। ठीक है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तमिलम प्रदेश के तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलना क्या था? तमिलम। और आपको पता है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ यहाँ पे कोरोमंडल पे चोल है और इधर पांडे कुछ हो जाएंगे और इधर चीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने इतिहास को के लेखन के लिए एक परिषद बनाई। कौन सी परिषद? जिसे संगम कहा गया। ठीक है, और संगम के अलावा कुछ जगहों पे ही केवल इनकी जानकारियां मिलती हैं। तो यहाँ पे जो 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य, तो इसमें जो चेर थे वो ज्यादातर जितने तमिल कवि थे, जितने तमिल सम्मेलन हुआ करते थे उनको फंड देते थे, यानी प्रमुख संरक्षक संगम कवियों के कौन थे? चेर थे। उसके अलावा पांड्य जो थे, पांड्यों का जो प्रमुख पहला उल्लेख मिलता है वो मेगस्थनीज, जो शायद मैंने बताया हो जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था, तो जो मेगस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम इनका उल्लेख किया जाता है। और अशोक के काल में मोतियों के लिए यह क्षेत्र काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। 8वीं सदी में
सदी में इरैयनार अगपोरुल, थोड़ी सी नेम दिक्कत कर रहा है, लेकिन खैर आपको दिख रहा होगा, इरैयनार अगपोरुल, ठीक है, के भाष्य में तीन संगम बताया गया कि इन्होंने क्या किया कि 3 बार, जैसे 3 संगम मतलब 3 बार ये परिषद बिठाई गई, 3 बार ये परिषद बिठाई गई, और परिषद का काल को लेकर, जिसमें इन तीनों परिषदों में लगभग जो समय कवर हुआ है वो 9,990 वर्ष का समय कवर हुआ है, जिसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य राजाओं ने इसका संरक्षण किया है। ठीक है, तो अगर हम प्रथम संगम की बात करें तो ये लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, यानी लगभग 1000, कितना, लगभग 1000 साल तक ये रहा प्रथम संगम, जिसका केंद्र मदुरा, जो मदुरै नाम से आज जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि, जो एक्चुअल में साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण धर्म है या वैष्णव धर्म है, इसके प्रसार का कार्य या प्रसार का जो क्या कह सकते हैं, प्रसार का जो श्रेय है वो अगस्त ऋषि को जाता है। एक किंवदंती है कि जो विंध्य पर्वत है वो बहुत ऊंचा हुआ करता था, तो भारत के भूमि भाग को लगभग 2 भागों में बांट देता था, न उधर के लोग इधर आते थे न इधर के लोग उधर जाते थे। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि अगस्त ऋषि जा रहे थे साउथ की तरफ, तो उन्होंने कहा विंध्यन पर्वत को कि हे विंध्य तुम झुक जाओ, मैं जा रहा हूँ साउथ, और तब तक झुके रहना जब तक कि हम वापस लौट कर ना आए। तो विंध्य पर्वत झुक गया और अगस्त्य मुनि साउथ तो गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। ठीक है, ये एक किंवदंती है, अब कितना झूठ कितना सच आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथम जितनी संगीतियां प्रथम संगीति हुई उसके कोई भी ग्रंथ उल्लेखित नहीं है। ठीक है, हालांकि अगस्त्य का एक अकट्य ग्रंथ है जिसकी रचना इस समय पे हुई, और इस समय के जो अन्य प्रमुख लेखक हैं वो हैं तिरुपुरुषमेरित और मुरुगबल। ये दो एक मुरुगबल और मुरजियरू, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिएगा, मैंने आपको इसीलिए वो चीजें लिख दी है सीधे आपके सामने। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रथम संगम। द्वितीय संगम जो लगभग 500 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा, उसका केंद्र कपाटपुरम था, और इसके जो प्रारंभिक अध्यक्ष वो अगस्त्य ऋषि ही हुए। बाद में तोल्कापियर ने इसकी अध्यक्षता संभाली, यानी अगस्त ऋषि भूलोकवासी चले गए, मर गए, जो भी कह लीजिए। उसके बाद तोल्कापियर इसके अध्यक्ष बने, जिसमें 49 सदस्य थे, और इसका एक जो प्रमुख ग्रंथ है ना जो द्वितीय संगम का, वो तोल्काप्पियम ही है, जो कि वास्तव में तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 2-3 चीजें मिलती हैं। वास्तव में एक अन्य सोर्स से मिलता है कि लगभग 3700 कवियों की रचनाएं इसमें प्रकाशित की गई। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो तीसरा काउंसिल है, कौन सा, संगम काउंसिल है, वो लगभग 300 एडी से लेकर 600 एडी तक है, यानी लगभग 300 साल। इसका जो केंद्र है वो उत्तरी मदुरा है, और इसके अध्यक्ष जो हैं कक्कीरर, जिसमें 49 सदस्य हैं और लगभग 49 राजाओं का संरक्षण मिला। 449 कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है,
और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, खैर इन यहाँ तक तो आपको वो नहीं है, क्योंकि रचनाओं को जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, ये रचनाएं उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्यों से प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इनकी प्रमुख रचना कहें, तोल्काप्पियम, ठीक है, जो कि एक नियमावली ग्रंथि है, और एतुतैकै या अष्ट संग्रह यानी 8 चीजों का संग्रह, जिसमें नर्डिनय जो एक प्रेम गीत है, कुरुंथैको जो कि वो भी प्रेम गीत है, एन कुरुनुर ये भी प्रेम गीत है, पादित्रपुत्तु ये भी जो है मृतक संस्कार की विधि है, पारिपादल जो कि पत्नी के द्वारा मतलब पति पत्नी के व्यवहार को लेकर वो है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आगे है, जो कि जो संगम युग के महाकाव्य हैं। शिल्पाब्दिकारम, ठीक है, यानी नुपुर की कहानी, नुपुर जो मतलब पैरों में नुपुर, घुंघरू, ठीक है, जिसके लेखक हैं इलांगो आदिगल, ठीक है। एक प्रेम कहानी है, इसका नायक कोवलन है जो एक व्यवसायी है, ठीक, और नायिका कर्णगी है जो एक व्यापारी की कन्या है, ठीक है। इन दोनों का प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद इनका विवाह हो जाता है, लेकिन कोवलन उसके बाद जाते हैं व्यापार के लिए, वहां पे माधवी नामक वैश्या से इन्हें प्रेम हो जाता है, माधवी नामक वैश्या से इन्हें प्रेम हो जाता है। और एक लंबा उतार चढ़ाव, मतलब बहुत लंबा है, उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य राजा नेंडुजेलियन, पांडे वही चोटचील पांडे, नेंडुजेलियन ने क्या कर दिया, फांसी दे दी, ठीक है। कर्णगी द्वारा, जो कर्णगी जो कि कौन है ये कर्णगी द्वारा अपने पति को क्या कर दिया गया कि बेगुनाह साबित कर दिया गया। और इससे जो है ना, ये जो फांसी दे रहे हैं नेंडुजेलियन जो इनको फांसी दे रहे हैं, इनको इतनी आत्मग्लानि हुई कि हार्ट अटैक हो गया और सिंहासन पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कर्णगी जो हैं अपने इतना गुस्सा हुई और गुस्सा हो गए पूरे मदुरा को जला दिया, जो आज का मदुरई है उसको जला दिया, और चेर राज्य में चली गई, वहीं पे पहाड़ियों पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी प्रेम की जो अंत है वो दुखांतक हो गया, ठीक है। और इस ग्रंथ को एक आपको पता है, एक अंग्रेजी का इलियड ग्रंथ है, प्रेम कथा है, इसको माना जाता है तमिल साहित्य का, ठीक है। दूसरा है मणिमेखलय, जो मणिमेखलय जिसका मतलब होता है मणियों के कंगन का युक्त, जिसके लेखक हैं शीतलय सत्तनार। इसके जो लेखक हैं वास्तव में एक व्यापारी हैं। कौन से व्यापारी हैं? बौद्ध अन्न व्यापारी हैं, ठीक है। वास्तव में इसे कहा जाता है कि एक बौद्ध लेखक है, इन्होंने अपनी रचना से ये दुनिया को बताने की कोशिश की कि हर समस्या का समाधान बुद्ध के पास है, तुम बुद्ध की शरण में आ जाओ। और वास्तव में ये जो मणिमेखलय है, ये शिल्पाब्दिकारम जहाँ समाप्त होता है उसी से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि कोवलन और माधवी से एक पुत्री उत्पन्न हुई, कोवलन और माधवी से एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका प्रेम जो है इनसे हो गया, इन्हीं के साथ हो गया। कौन? शीतलय सत्तनार से हो गया। और बाद में शीतलय सत्तनार इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तमाम ये दुख को भोगते भोगते अंत में
इन्हें लगता है कि ये जीवन क्या है, दुखमय है, और अगर इस दुख से बाहर निकलना है तो आपको गौतम बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, और बाद में ये जो है बौद्ध भिक्षु बन जाती हैं। ठीक है, आइए अब तीसरे की तरफ चलते हैं। बड़ा, क्या कहते हैं, बड़ा दर्द है इन कहानियों में, छुपा हुआ बहुत बड़ा दर्द है। अगर हम देखें आगे चल के, जो तीसरा हमें प्रमुख मिलता है वो है जीवक चिंतामणि। ठीक है, इसका मतलब, इसका लेखक जो है तिरुवक्त देवर। ठीक है, ये वास्तव में ना, ये तिरुक्त देवर हैं, ये एक चोल राजकुमार थे। ठीक है, और इन्होंने अपने पराक्रम द्वारा, मतलब इतना ज़्यादा इनका पराक्रम था कि लोग जहाँ से हारते थे वहाँ से उनकी लड़की से ये विवाह कर लेते थे। तो अंत में इनके पास में 8 पत्नियां हो गई। ठीक, अब 8 पत्नियों ने जब इनको उखेलना शुरू किया, ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि देखिए, अब हमारा मन दुनिया से उब गया है, अब हम संन्यास ले रहे हैं। ठीक, यानी पत्नी से अब 1-2 तो वैसे भी परेशान कर रखी, इन्होंने 8-8 कर लिया है। ठीक, अब 8-8 कर लिया तो भाई कौन करेगा इनको, कौन, अब इतने टेंशन में रहने से बढ़ना है कि हम जैन भिक्षु बन जाए। ये जैन भिक्षु बन गए और इन्होंने आगे जैन भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया और संलेखना या संथारा के द्वारा अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इसके अलावा 2-3 और है, जैसे पेरुंगडाई, ठीक है, जो कोंगलेवीर जो हैं इनके लेखक हैं, और ये कौशाम्बी के जो राजा हैं उदयन, उनके पुत्र हैं नखानदत्त, उनके साहसिक कार्यों की कथा है। ठीक है, उसके अलावा एक सूलमणि और है। तो ये कुछ कम महत्व की महाकाव्य है। महाकाव्यों का मतलब क्या होता है? जैसे खंड काव्य होता है कि जो पुरुष के या किसी अपने नायक के जीवन के किसी एक भाग को केंद्रित करते हैं, जबकि महाकाव्य अपने नायक के जीवन के बड़े भाग को या फिर पूरे भाग को, जैसे रामायण महाकाव्य है, क्यों? क्योंकि वहां पे राम के पूरे जीवन को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और अगर राजनीतिक इतिहास, ये तो रहा साहित्यिक इतिहास। ठीक, अगर राजनीतिक इतिहास देखें अलग अलग, तो चोलों की राजधानी पुहार, राजचिन्ह चीता, और इसका जो प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है रुवप्प हर्रै इलांजेती चेन्नी, और ये अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसने बाद में अपनी राजधानी, इसने प्रारंभ में जो राजधानी कावेरी पत्तनम था उसको बहुत ज्यादा सजवाया। कावेरी पत्तनम जो आज भी एक शहर है, उसको बहुत ज्यादा सजवाया। ठीक है, और इसके बाद बस इतना ही इसका इतिहास है। इसके बाद एक बड़ा इसका पुत्र है जिसका नाम है इलारा ने एक काम किया कि श्रीलंका पर इसने विजय पाई, और ऐसा इतिहास में करने वाला प्रथम शासक रहा। ठीक है, कब? लगभग दूसरी सदी के मध्य में बैठता है। ठीक है, और लगभग जो है 50 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद इसका एक पुत्र होता है, उसका एक पुत्र होता है करिकाल। ठीक है, करिकाल का अर्थ होता है जले पैरों वाला। करी यानी जला, काल मतलब पैर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पैर क्या हुआ है? जल गया है।
ठीक, तो ये करिकाल जो हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, और इसने अपने शासन काल में लगभग 190 एडी में 2 प्रमुख युद्ध करता है, जिसमें पहला युद्ध है वेरडी का युद्ध। इस युद्ध में इसने पांड्य तथा चेर के साथ 11 राजाओं को पराजित कर दिया। ठीक है, और इस युद्ध में एक चेर शासक था, पेरुम सेल आदन। पेरुम सेल आदन, इसने जब ये अपनी पराजय को देख रहा था तो पराजय के बाद इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, और जो दूसरा है वो है वहैपरंदलई का युद्ध, जिसमें 9 छोटे छोटे राजाओं को पराजित करता है। और जो ग्रंथ शिल्पाब्दिकारम है उसमें करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है, और ये भी चर्चा है कि इसने अपने जीवन में कई युद्ध किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज तो नहीं हो रहा। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करके ही, और कल से हम लोग मिडल हिस्ट्री पे 2-3 क्लासेस बहुत कंप्रिसाइज लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, पूरा फैक्टफुल होगा, और 2-3 मैक्सिमम 4 क्लास में मैं मिडल खत्म कर दूंगा। ठीक, और श्रीलंका जो करिकाल ने, सॉरी एक चीज मैं करिकाल के बारे में ऐड कर, हाँ तो अभी करिकाल ही तो चल रहा है, तो एक चीज जो इसके काल में है, वो करिकाल ने जब श्रीलंका विजय किया तो वहां से करीब 12,000 गुलामों को बंदी बनाया, और वहां से लेकर आता है और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाता है। ठीक है, जिसके कारण इसके आसपास के नगर वाणिज्य के बहुत बड़ा केंद्र थे, जिसका प्रमुख शहर था वो गोदीबाड़ा था। ठीक, इसके अलावा पेरुकन किल्ली और शेषगड़ान, ये 2 प्रमुख राजा हुए। एक और राजा थे जो कम महत्व के थे, पेरुन किल्ली, जो ये थे, इनके जीवन का सिर्फ एक काम याद करने योग्य है कि इन्होंने राजसू जैसा महान यज्ञ कराया। क्या कराया? राजसू यज्ञ। ठीक है, ये कराया। ये रहा आपका चोल। इसके अलावा अगर हम पांड्य देखें तो राजधानी मधुरै, राजचिन्ह मछली, और प्रथम शासक जो है वो नेडियोन है। कौन है? नेडियोन है। प्रथम शासक नेडियोन है। नेडियोन का अर्थ होता है लंबे कद वाला। ठीक है, इसने समुद्र की पूजा शुरू करवाई। ठीक है, और इसका पुत्र है पल्साइल मुदुकुडुमी। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध राजा है, और इसने अनेक यज्ञशालाएं भी बनाई और अनेक यज्ञ भी किए हैं। हालांकि ये कम महत्व के हैं, महत्व आगे आएगा क्योंकि इनके प्रशासन से प्रश्न पूछा गया है, तो हम एक ब्रीफ इनका लेते हुए बस चल रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग इनके प्रशासन वगैरह से जहाँ से प्रश्न आए वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है,
उसके अलावा नेडुंजेलियन, ठीक है, इसने अपने शासनकाल में जो है ते, तेलियालाम का युद्ध जो है 290 ईस्वी में किया, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था, चोल और उनके अन्य 5 सामंत मित्रों को पराजित किया, ठीक है। और इसी युद्ध में चेर शासक और उनके 5 मित्रों को पराजित किया। तो एक जो चेर शासक था नाम था शेर, इनको क्या किया कि बंदी बनाकर लेके आया अपने यहाँ पे, ठीक है। और इस युद्ध के चलते तलैयालंगम की उपाधि इन्होंने धारण की, तलैयालंगम, ठीक है। इसकी उपाधि तलैयालंगनम की उपाधि इसने धारण की, ठीक है। तो ये इतने प्रमुख हैं। आइए आगे चलते हैं। तो चेर राज्य का जो राजधानी था वंज या करैयूर था, राजचिन्ह धनुष। जो प्रथम शासक हुए वे थे उदयजेरल प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में कुरुक्षेत्र में जितने लोगों ने भाग लिया था, इन्होंने क्या किया, सबको खाना खिलाया था। इसीलिए इनका एक उपाधि मिलता है महाभोजन उदयनजेरल, ठीक है। इनके पुत्र नेदुंजेरल आदम जो थे वो राजधानी मरंजे ले गए और इन्होंने एक उपाधि धारण की और उपाधि क्या थी, अधिराज, ठीक है। और ये ऐसा लिखा गया है कि इन्होंने हिमालय तक विजय प्राप्त किया और हिमालय पर्वत पर चेर राजवंश का राज चिन्ह अंकित करवाया, यानी क्या, धनुष अंकित करवाया, ठीक है। इनके शासनकाल में चोल शासक इलंजेती चिन्ह से भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में दोनों मारे गए, यानी आदन भी मारे गए और इलंजेती चिन्ह भी मारे गए। और इस संघर्ष में जब दोनों लोग मारे गए तो दोनों लोगों की पत्नियां सती हो गई, यानी यहाँ पे सती परंपरा का साक्ष्य मिला, ठीक है। आगे देखें तो कुट्टवन है, ठीक है। और कुट्टवन कोई बड़ी बात नहीं करते हैं, और शेर गुट्टवन या धर्मपरायण गुट्टवन, ठीक है। इनका जो गुणगान है वो परडर नामक एक कवि हैं उनके द्वारा किया जाता है। इन्होंने पत्नी पूजन का प्रारंभ कराया, जिसे क्या कहा गया, कर्णगी पूजन या पत्नी पूजन सेन गुट्टवन या धर्मपरायण गुट्टवन ने, जो कि चेर शासक थे, ने प्रारंभ किया। और ये प्रश्न भैया पूछा जा चुका है, इसीलिए ना इतना डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा। तो कर्णगी पूजन या पत्नी पूजन। और शिल्पाब्धिकारम ग्रंथ के अनुसार जो है पत्नी पूजन का प्रचलन बाद में पांड्य चोल के साथ श्रीलंका में भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अंदुवन है और पेरुंजेरन है और
कुडन कोइलंजरेल है। और ये लोग जो है कोई महत्व की बात नहीं करते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पूरा शासन, क्या कहते हैं, राजनीतिक इतिहास। आइए अब हम प्रशासन पे यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये पोडियाल प्रश्न पूछा गया था। तो पोडियाल क्या था कि जो संगम काल का सार्वजनिक स्थल था वो पोडियाल कहलाता था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अमैचार क्या था? तो अमैचार मंत्री थे, पुरोहितार पुरोहित थे, सेनापतियार सेनापति थे, दूतार दूत थे, अरसौर क्या थे? गुप्तचर। अर्रौर क्या थे? गुप्तचर थे। ठीक है। पडियाल सार्वजनिक स्थल को कहते थे। अमैचार मंत्री, पुरोहितार पुरोहित, सेनापतियार सेनापति, दूतार दूत, ओरयार राजदूत। ठीक। वरियार कर संग्राहक, और कर जो था वो 1/6 था। ठीक है। अगर हम पूरे राज्य को बांटे यानी पूरे देश को बांटे तो उस समय जो पूरा देश था उसको कहा जाता है मंडल, यानी देश पूरा मंडल, राज्य नाडु, जो प्रमुख नगर थे वो उर, यानी केंद्र, राज्य, जिला। जिला के बाद में जो ग्राम यानी ब्लॉक था वो पेरूर कहा जाता था। और उससे छोटा जो छोटा ग्राम था वो सिरुर कहा जाता था। और जो प्राचीन ग्राम था उसे मुदुर कहा जाता था। यानी मंडलम, नाडु, उर, पैरुर, सिरुर, मुदुर। मंडल यानी देश, नाडु मतलब राज्य, उर मतलब नगर, पेरुर मतलब ग्राम, सिरुर मतलब छोटा ग्राम, मुदुर मतलब प्राचीन ग्राम। ठीक है। इसके अलावा पत्तनम यानी तटीय शहर। जो पड़ोसी देश थे उन्हें पक्कम और मुख्य मार्ग को सलाई कहते थे। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। पत्तिनम यानी पत्तरीय नगर यानी पोर्ट। जो पड़ोसी थे उसे पक्कम, पड़ोसी क्षेत्र थे उनको पक्कम, और जो मुख्य मार्ग था उसे सलाई कहते थे। और जो इनका आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति ये प्रमुख रूप से वही कृषि के से जो कर मिलता था उस पर आधारित थे। ठीक है। तो भूमिकर को कुमड़ा या इरम कहते थे, कुमड़ा या इरम कहते थे। ठीक है। भूमाप की जो इकाई थी वो माँ तथा वेली, माँ तथा वेली। उसके अलावा जो पथकर था उसे फल्गु या शुंगम कहा जाता था, शुंगम। पथकर को उल्गु या शुंगम कहा जाता था। इसके अलावा जो इरादू होता था वो राजा द्वारा बलपूर्वक उपहार के, उपहार कहाँ हुआ? जब मैंने पढ़ा भी मुझे भी लगा ये उपहार कहाँ हुआ, कि उपहार हुआ बलपूर्वक जो उपहार ले लिया जाए। ठीक है। और ये देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो आइए सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो सुड्डडुम वर्ग यानी ब्राह्मण या बुद्धिजीवी वर्ग। सुड्डडुम यानी ब्राह्मण या बुद्धिजीवी वर्ग। ब्राह्मण या बुद्धिजीवी वर्ग क्या करते थे? ये लोग साउथ इंडिया में अलग था। ये लोग मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे। ठीक है। जो कुछ लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाके बस गए वे उन्हें वेदमार कहा जाता था। और जो राजा था वो, जो ब्राह्मण था वो राजाओं को सलाह देने का काम करता था। ठीक है। दूसरा, यानी जैसे हमारे यहाँ पे क्षत्रिय वैसे ही वैसरर शासक एवं योद्धा वर्ग। ठीक है। इनमें आप देखेंगे कि ये लोग 2-3 प्रकार के थे। जैसे मरबा, और मरबा में भी वेल्ली या गोहरण जो प्रथा वाले थे, यानी जो गायों को चुराते थे। और मलवर जो डाका डालते थे, यानी वो भी योद्धा वर्ग में ही आते थे, मलवर। ठीक है। उसके अलावा वेगिनर वर्ग यानी व्यापारी वर्ग। और जो व्यापारियों, जो छोटे व्यापारी थे उन्हें चेती वर्ग कहते थे। क्या? चेती वर्ग। चेती
वर्ग कहते थे। ठीक। और जो सबसे समाज में सबसे निम्न स्तर पे थे वे कृषक थे, जिसमें विल्लाल या किसान थे। और विल्लाल, इसमें विल्लालर जो थे वे संपन्न किसान थे जो बड़े थे, और उन्हें वेलिर भी कहा जाता था। एक छोटे थे कड़ैशियर जो कृषक मजदूर थे। इसके अलावा ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, आप चाहें तो इसको अपने से लिख सकते हैं। उसे पंचतीतय विवाह, विवाह के प्रकारों में यहाँ पे एक पंचतीतय, पंचतीडय यानी प्रेम विवाह, यानी प्रेम विवाह। विवाह की उम्र लड़कियों की 12 और लड़कों की 18 वर्ष एक नॉर्मल थी। ठीक है। पंचतीडय यानी प्रेम विवाह, स्त्री और पुरुष सहज रूप से विभिन्न अवस्थाओं पंच निर्णय जो मिलते थे। ठीक है। अगला था कैक्टीडय, कैक्टीडय यानी ये एक पक्षी विवाह होता था, यानी असुर, राक्षस, पैचास जो हम लोग नॉर्मल कहते हैं, यानी रोती हुई स्त्री को अपहरण कर लेना और उसे विवाह कर लेना, यानी एक पक्षी विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है। उसके अलावा पेरुंदिडय, पेरुंदिडय ये जो था प्रजापत्य विवाह। ठीक है। अब यानी वही कि पूरे रीति रिवाज के साथ में विवाह करना, पेरुंदिडय। ठीक है। इसके अलावा जो उद्योग देखा जाए यहाँ पे, ये लोग लोहा, आपको पता ही है साउथ इंडिया, लोहा और सोना। ठीक है। चमड़े के जूते, बाजे बनाते थे, शराब बनाते थे, किससे? गन्ने और चावल से शराब बनाते थे। ठीक है। आदि और तिल का तेल बनाते थे। नमक, हाथी दांत, मसाला का क्या होता था? भरपूर मात्रा में व्यापार होता था। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ धार्मिक बातें तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ सुन लीजिए, एकदम आराम से सुन लीजिए। हो सकता है कि अगर प्रश्न आए तो आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। अब दक्षिण भारत में धर्म को फैलाने का श्रेय मैंने किसको बताया? अगस्त। ठीक। उसके बाद एक कौंडिन्य ऋषि थे, वो भी दक्षिण भारत में गए। और दक्षिण भारत में जो सबसे प्रमुख देवता है वो मुर्गन या सुब्रमण्यम, जो हमारे विष्णु भगवान से संबंधित देवता हैं। ठीक है। उसके अलावा स्कंद या कार्तिकेय, जो मुर्गन स्वामी हैं, उनको वैलन भी कहते थे। ठीक है। वैलन मतलब वेल, वेल मतलब बर्छा, साउथ इंडियन वेल का मतलब बर्छा, यानी ऐसा देवता जो कि बर्छा लिए है। और मुर्गुन यानी आप मुर्गा, कुक्कुट से है, यानी वो मुर्गा पे सवार है और बर्छा लिए हुए है, पत्थर पे क्या कहते हैं, पर्वत के शिखर पे क्रीड़ा कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा विष्णु, शिव, बलराम, सरस्वती आदि देवताओं के पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे शैव और शाक्त धर्म जो हमने बताया था, अलवार और नैनार, कपालिक शैव का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो ले देखिए यही धार्मिक स्थितियां रही थी लगभग, जो यहाँ उत्तर से धीरे दक्षिण गई, उसी चीज को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है। तो ये रहा आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।